तो यार यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था कि यूट्रस की जो है वो बेसिकली कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं। आप फर्स्ट कौन सी लेयर है? पेरीमीट्रियम। सेकंड आपका मायोमीट्रियम है, और जो सबसे अंदर वाली साइड होती है उसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। अब नेचुरल साइकिल के लिहाज से हमारे लिए जिस लेयर को समझना इंपॉर्टेंट है वो आपके पास आता है एंडोमीट्रियम। अब नॉर्मल आप लोगों ने याद रखना है, अगर हम नेचुरल साइकिल के लिहाज से पढ़ें तो एंडोमीट्रियम लेयर के अंदर 2 लेयर्स आती हैं। एक लेयर आती है जिसको बोलते हैं बेजेलस लेयर, और एक वो लेयर आती है जिसको बोलते हैं फंक्शनल लेयर। बेजेलस लेयर को इंटेक्ट लेयर बोलते हैं। मतलब ये कि जब आपके पास ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के अंदर, तो ये लेयर आपके पास ब्रेक डाउन नहीं होती। तो बेजेलस लेयर क्या है? ये इंटेक्ट लेयर है। और ये जो फंक्शनल लेयर है, ये क्या करती है? आपके पास जब पीरियड्स के अंदर ब्लड आता है तो उसके साथ इसका शेड हो जाता है या इसकी शेडिंग हो जाती है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो लेयर्स होती हैं इनकी प्रोलिफरेशन किसके अंडर होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन फीमेल की बॉडी के अंदर कहाँ से बनेगा? कार्पस ल्यूटियम से। तो ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम ने क्या किया? प्रोजेस्टेरोन बनाया। वो प्रोजेस्टेरोन भाग के यूट्रस के पास आया। इसने आके यूट्रस की एंडोमीट्रियल लेयर को प्रोलिफरेट कराया। जब ये एंडोमेट्रियल को प्रोलिफरेट कराएगा तो यहाँ पे कुछ आपके पास चेंजेस आएंगी। सबसे पहली चेंज क्या आएगी कि ये जो आपके पास लेयर्स होंगी इनको ये थिक कर देगा। थिक क्यों करेगा? क्योंकि हो सकता है बाद में प्रेगनेंसी हो जाए, तो बच्चे ने अगर इधर आके अटैच होना है तो उसके लिए यूट्रस की लेयर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये भी एक इसका फंक्शन है। सेकंड, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? जो सर्विकल म्यूकस है, जो सर्विकल म्यूकस है उसको ये थिन करेगा। अब सर्विकल म्यूकस को ये थिन क्यों करेगा? इसलिए कि अगर कोई वहां पे स्पर्म पड़ा है तो वो ट्रेवल करके ऊपर आ जाए। अब अगर मैं सर्विकल, लेट्स सपोज ये आपका सर्विक्स है और यहाँ पे फ्लूइड पड़ा है, अगर मैं इस फ्लूइड को थिक कर दूं तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्पर्म आगे ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन प्रोजेस्टेरोन इस तरह नहीं करता। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इसको थिन ही रहने देता है। जब ये थिन होगा तो ये स्पर्म इजीली ट्रेवल कर सकता है। तो सेकंड आप लोगों ने इसका जो है ना वो ये फंक्शन याद रखने हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया प्रोजेस्टेरोन आएगा, वो आके बेजेलस लेयर को थिक करेगा, उसके बाद मतलब प्रोलिफरेट कराएगा, और उसके बाद ये फंक्शनल लेयर को प्रोलिफरेट कराएगा। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है इस तरह की। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इस तरह कोयल टाइप है। इनको बोलते हैं स्पाइरल आर्टरीज, मतलब ये स्पाइरल शेप है। नॉर्मल ये आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं बेजेलस लेयर के अंदर। जब प्रोजेस्टेरोन आता है तो प्रोजेस्टेरोन आके बेजेलस लेयर को सिग्नल देता है और इन आर्टरीज की प्रोलिफरेशन कराता है। जब ये आर्टरीज प्रोलिफरेट करती हैं तो ये बेजेलस से आगे आ जाती हैं फंक्शनल लेयर के अंदर। अब ये प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल आपके पास जारी बात है फीमेल की बॉडी में रहेगा, और अगर इस फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होगा? ये प्रोजेस्टेरोन आफ्टर लाइक डेज खत्म हो जाएगा बिफोर नेक्स्ट पीरियड। तो जब ये प्रोजेस्टेरोन एंड होगा तो क्या होगा? एक तो ये बेजेलस लेयर की प्रोलिफरेशन स्टॉप हो जाएगी। सेकंड क्या होगा? ये जो आपकी फंक्शनल लेयर है ये कब डेवलप होती है? जब प्रोजेस्टेरोन आता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा? ये फंक्शनल लेयर की शेडिंग हो जाएगी। अब इस शेडिंग के साथ जो ब्लड आता है वो कहाँ से आएगा? ये जो आर्टरीज इसके अंदर आई हैं इनकी भी क्या होगी? एक तरह से कट ऑफ हो जाएगी, इनकी भी सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। तो जब यहाँ पे ये वेसल्स भी कट होंगी, अब इन आर्टरीज के अंदर पहले से ब्लड पड़ा होगा, वो ब्लड फिर क्या करेगा? इस एंडोथीलियल की, सॉरी आपके पास ये जो एपिथेलियल की लेयर है जिसको आपने फंक्शनल लेयर बोला, इसके साथ ब्लड भी आएगा। तो उससे फिर क्या होगा? फीमेल के अंदर जो है ना वो पीरियड स्टार्ट होंगे या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड होता है वो ब्लड आपका क्या है? इस यूट्रस की एंडोमीट्रियल की फंक्शनल लेयर की शेडिंग होती है। साथ क्या होता है आपके पास? इन आर्टरीज की एक तरह से कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इस्कीमिया हो जाता है, और ये एक तरह से टूट जाती हैं। और वो जब वो टूटेंगी तो अंदर से ब्लड निकलेगा, और वो ब्लड फिर इस लेयर के साथ आएगा और वो एक तरह से पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके पास
ल्यूटियल फेज के अंदर आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ल्यूटियल फेज के अंदर जो है वो क्या चेंजेस आती हैं यूट्रस के साथ। तो ये आपका जो है ना वो एक तरह से नॉर्मल साइकिल था। अब यहाँ पे अगर बाज दफा जो है ना वो स्पेशली आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्राफ से बताएं जी आपके पास एफएसएच और एलएच कैसे रिलेट करते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं डेज को, मतलब कि 14वें दिन पे ओवुलेशन होती है, पहले दिन के ऊपर पीरियड स्टार्ट हुआ है, और 28वें दिन पे एक तरह से इस फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का है। मतलब आप कह लेंगे इसका जो पीरियड है नॉर्मल उसके 28 डे पे वो कंसिस्ट है। तो मैं यहाँ सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। अब इस फीमेल के 14 डे पे ओवुलेशन होती है, तो ये आपके पास एक तरह से ओवुलेशन है। अब ये जो स्टार्ट में लेट्स सपोज ये ग्राफ आपके पास इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पीक की तरफ जा रहा है, फिर जाके ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो गया। अभी देखें ये जो आपके पास अर्ली डेज में था, लेट्स सपोज अगर आप बात करें 10 डेज में, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली है क्या कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। आप लोगों ने याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ओवुलेशन से पहले फीमेल की बॉडी के अंदर किस हार्मोन की एक तरह से ज्यादा आप कह लें क्वांटिटी होती है, तो वो एफ की होती है। एफ ज़्यादा होगा, ये एफ फिर आपके पास जाके क्या कराएगा, एक तरह से एस्ट्रोजन भी ज़्यादा बनाता है। तो इस फेज के अंदर अगर मैं बात करूं एफ और एल की या फिर एस्ट्रोजन की, तो एफ ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये डेज आगे चलेंगे तो आपके पास क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, और ये आपके पास पीक कंसेंट्रेशन आ जाती है 14 डेज के ऊपर। तो जस्ट ग्राफ से अगर इस तरह को कोई ग्राफ आता है तो आपसे पूछता है कि ये जो लाइन इस तरह ऊपर जा रही है ये कौन से हार्मोन को रिप्रेजेंट करती है, तो आप लोगों ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को याद रखना है। और उसके बाद आफ्टर ओवुलेशन आप लोगों को पता है प्रोजेस्टेरोन बनता है और उसमें एलएच कम हो जाता है, और फिर आपके पास ये लाइन ड्रॉप कर रही है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास आप लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं या आप अपने घर गए हैं छुट्टियों में, तो एक कपल आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि ये एक तरह से मेरी बेगम है, ठीक है, इसका 28 दिन का साइकिल है। आप मुझे ये बताओ कि मैं इस 28 डेज के साइकिल के अंदर किस डे पे सेक्स करूं और मुझे 100% श्योर हो कि यार इसको जो है ना वो एक तरह से फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन हो जाएगी। आप लोगों को ये पता होना लाजमी है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अक्सर कपल आपके पास आ जाते हैं कंसेप्शन के ऊपर बात करने। क्या आप हमें बताएं कि हम कौन से डे पे सेक्स करें तो वो एक तरह से लाइक ज़्यादा रेट होता है कि लो जी इस पे जाके फर्टिलाइजेशन हो सकती है या कंसेप्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा उस फीमेल का जिसका 28 डे का साइकिल है। मतलब कि इसमें कौन से ऐसे डेज हैं जिन पे सेक्स करना सेफ है या जिन पे सेक्स करना अनसेफ है। तो पहले हम बात करते हैं उस कपल की जो स्पेशली आपके पास आया है, शादी के लिहाज से उनकी रिसेंट शादी हुई है लेकिन बच्चा नहीं भी हो रहा, तो वो आपसे वैसे बात करने आए हैं कि आप बताएं जी अगर इतने दिन का साइकिल है तो कौन से डे पे अगर हम लाइक सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो ज्यादा एक तरह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे। अब इस फीमेल के अंदर लेट्स सपोज आज ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो ये 4 से 5 दिन तक चलती है, लाइक 7 डे पे जाके स्टॉप हो जाती है। उसके बाद 8वां और 9वां दिन आएगा, 9वां 10वां, और यहाँ पे 14 डे है। अब मैंने आप लोगों को बताया ये जो 13 डे है ये होता है फोलिकुलर फेज, ठीक है। अब ये है ओवुलेशन का दिन, और इसके बाद फिर आपके पास लेट्स सपोज ये 18 डे है और ये 20 है और ये 28 है। हम उस फीमेल की बात कर रहे हैं जिसका रिप्रोडक्टिव के अंदर आप कह लें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डे पे है। इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कौन से इनमें से डेज हैं जिनके ऊपर अगर ये लेट्स सपोज सेक्स करेंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन होंगी। अब फर्टिला मतलब कंसेप्शन होगी। कंसेप्शन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो मेल स्पर्म चाहिए और फीमेल से आपको ओवम चाहिए। तो मेल तो खैर पीरियड के बाद अगर लेट्स सपोज 7 डे पे ब्लीडिंग स्टॉप हुई है
तो ये मेल 8वें दिन से लेके 28 डे तक सेक्स करता है, तो ज़ाहिर बात है फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर हो जाएगा। मसला है कि अकेला स्पर्म कंसेप्शन के लिए काफ़ी नहीं है, फीमेल की बॉडी के अंदर ओवम भी होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पर्म है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्पर्म की एक तरह से हाफ लाइफ होती है 3 से 4 दिन। कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने 2 से 5 डेज़ के अंदर लिखा होगा, लेकिन क्लिनिकली जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे वो 2 से 3 दिन तक की बात करते हैं कि स्पर्म जो होगा वो आपका 2 से 3 दिन तक। लेकिन जस्ट आप लोग याद रखो 3 से 4 डेज़। अब देखें, अगर लेट्स सपोज़ एक फीमेल थी, उसका जो है वो पीरियड अभी स्टॉप हुआ है 7 डे पे, और वो लोग सेक्स करते हैं 8वें और 9वें दिन पे। अब फीमेल की बॉडी में अभी ओवुलेशन नहीं हुई, फीमेल की बॉडी में ओवम अभी नहीं है। अगर ये लोग सेक्स करेंगे तो क्या होगा, फीमेल की बॉडी में स्पर्म चला जाएगा। अब अगर तो ये 8वें और 9वें दिन पे सेक्स कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ 8वें और 9वें दिन पे, अब अगर इन दोनों डेज़ में फीमेल की बॉडी में स्पर्म जाता है, तो स्पर्म कितने दिन तक रहेगा ज़िंदा? 2 से 3 दिन तक। तो अगर आप 8वें और 9वें के अंदर 2 से 3 दिन ऐड करो, मतलब अगर आप 8 के अंदर ऐड करते हो तो ये बनेगा 11, अगर आप 9 के अंदर ऐड करते हो तो ये 12 बनेगा। अब इस दौरान फीमेल की बॉडी के अंदर ओवम नहीं आया था, स्पर्म था, वो स्पर्म डेड हो गया। तो पीरियड्स के 8वें से 9वें दिन बाद अगर सेक्स हो रहा है, तो वो कंसेप्शन बिल्कुल भी 100% नहीं कराएगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर 2 कपल आते हैं, वो अभी एक तरह से मैरिड नहीं है, वो आपसे पूछने आए हैं कि अगर आप हमें बताएँ, हम कौन से डे पे अगर सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगी। तो आप लोग उसे क्या बताएँगे? लाइक अगर उस फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 डेज़ का है, मीन के जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इस साइकिल के अंदर 28 डे वाले में अगर वो इस डे पे सेक्स करेंगे, तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। अब यही कपल कहता है कि मतलब ये मैरिड नहीं है, ये कहते हैं कि आप हमें बताएँ कि कौन से डे पे हो सकता है प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाए। तो अब लेट्स सपोज़ ये कपल था, इन्होंने सेक्स किया 10वें दिन पे। 7वें दिन पे पीरियड बंद हुए हैं, 8वां-9वां दिन इन्होंने सेक्स नहीं किया, इन्होंने 10वें डे पे सेक्स किया है। अब सेक्स के दौरान क्या होगा, ज़ाहिर बात है स्पर्म एंटर होंगे, और ये 10वें दिन पे अगर एक स्पर्म जा रहा है, तो ये 3 से 4 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। तो क्या हो जाएगा, 14 डे हो जाएगा। अब 14 डे पे स्पर्म भी पड़ा है, और ऊपर से ओवुलेशन भी हो जाएगी, ओवम भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगी। और ये जो डेज़ होते हैं, इनको अनसेफ बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत दफ़ा कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, आप लोग हमें बताएँ, तो वहाँ पे फिर आप लोगों ने फिंगर्स पे काउंट नहीं करना, आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको फ़ौरन पता चल जाए। आप उनसे हिस्ट्री पूछें कि भई बताएँ किस डे पे सेक्स किया है, किस डे पे ब्लीडिंग स्टॉप हुई है, क्योंकि फीमेल को ये कन्फर्म होना चाहिए। अगर फीमेल को ये नहीं पता उसके पीरियड्स के डेज़ कितने हैं, फिर आप उसको नहीं काउंसल कर सकते। तो सबसे पहले फीमेल से पूछें उसका रिप्रोडक्टिव या मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज़ का है, वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। अगर वो रेगुलर है, 28 डेज़ है, तो सेम इसको फ़ॉलो करो। 8वें से 9वें दिन पे सेक्स करें, कोई फर्टिलाइज़ेशन नहीं होगी, 100% श्योर है। अगर आप 10वें दिन से लेके 11वें, 12वें दिन पे करते हैं, तो इस दौरान क्या होगा, फर्टिलाइज़ेशन या कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इवन 100% चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ओवम भी होगा और स्पर्म भी होगा, फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगी। तो याद रखना है 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक, ये वाला जो पीरियड होता है ना, ये आपके पास क्या है, एक तरह से अनसेफ है। अगर इस दौरान सेक्स हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, कंसेप्शन हो जाएगी। अब चलते हैं 18वें दिन। 18वें से आप कह लें कि 28 डेज़। अब अगर इस दौरान भी सेक्स हो रहा है, तो वो भी एक तरह से क्या है, आपके पास सेफ होगा। सेफ का मतलब ये है कि इन डेज़ के अंदर भी कंसेप्शन इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये बतानी थी कि अगर कोई काउंसलिंग के लिए आता है, तो आप लोग किस तरह लाइक इससे डील करते हो, कौन से डेज़ में सेक्स करना सेफ है, कौन से में नहीं है। अगर कोई वैसे कपल आपके पास आया है, उनकी अभी शादी हुई है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि डे बताएँ जिसमें हमें श्योर होगा कि अगले महीने हम जो है वो चेक कर सकें कि प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो आप उनको बताएँ इन डेज़ का। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है।
अब उसके बाद एक और चलते हैं चीज, वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों से वो क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों ने उसका आंसर करना है। नॉर्मल जो फीमेल का साइकिल होता है उसमें 3 एक तरह से फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन और ल्यूटिनाइजिंग फेज। अगर मैं बात करूं उस फीमेल की जिसका 28 डे का साइकिल है, उसके अंदर ओवुलेशन होगी 14 दिन पे और फोलिकुलर फेज होगा 13 दिन का। मतलब पहले दिन की, देखेंगे मैं बार बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, आपने पहले दिन की ब्लीडिंग से काउंट करना है, उस दिन को काउंट करना है। उस दिन से लेके 13वें दिन तक का जो फेज है, दिस इज फोलिकुलर फेज। और 14वें दिन पे ओवुलेशन हो जाती है। इसके बाद आ जाता है आपके नेक्स्ट 14 डेज। अब आप लोगों ने याद रखना है, ये 14 डेज कभी भी किसी भी फीमेल के अंदर चेंज नहीं होते, इन्होंने 14 ही रहना है। डेज कौन से चेंज होते हैं, आपके ये वाले स्टार्ट वाले। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं कि एक फीमेल का 28 डे का साइकिल है, आप मुझे बताओ इसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग जो आपके पास फेज है वो कितने डेज पे होगा, आप लोग बोलोगे 14 पे। अब आप में से मुझे कोई भी बता दे। जुनेद, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो एक दफा। जिन्हें रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना यार।